रिया ने रूहानी को सहारा दिया। देखो रूहानी भाई थोड़ी सख्त है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। वह जानते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए कितना ज़रूरी है। और जब बात बिजनेस या स्ट्रक्चर की आती है तो उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। आरब ने तुरंत हामी भरी। हाँ हाँ, भाई किसी भी चीज़ में भावनाएं नहीं लाते, उन्हें परफेक्ट चीज़ें पसंद है। तुम उन्हें प्रोफेशनल सवाल पूछो, वो ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन कैसे? रूहानी ने पूछा। आज सुबह की बात के बाद हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। रिया ने अपनी उंगली हवा में घुमाई। यही तो ट्रिक है, तुम उनके सामने खड़ी मत हो, तुम उन्हें एक प्रोफेशनल मेमो भेजो। आरब उत्साहित हो गया। वाह रिया, शानदार आइडिया। रूहानी तुम डाइनिंग टेबल पर अपनी नोटबुक का एक पन्ना फाड़ो, उस पर लिखो, टू सौरजी MBA P&L एक्सपर्ट फ्रॉम रूहानी, ग्राफिक डिजाइनिंग कंफ्यूज्ड। अपना सवाल एकदम बिजनेस की लैंग्वेज में लिखो। रूहानी को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसमें एक सुरक्षा भी थी। यह सीधे उनके कमरे की प्राइवेसी को भंग नहीं करता था। ठीक है, रूहानी ने कहा, हम ट्राई करेंगे। रात को रिया के सो जाने के बाद रूहानी दबे पाँव हॉल में आई। उसने डाइनिंग टेबल पर एक साफ कागज का टुकड़ा लिया और अपनी डिजाइन की उलझन को शब्दों में उतारा। उसने लिखा, टू सौरजी, सब्जेक्ट लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी। हमारे लोगों की डिजाइन प्रोजेक्ट में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधना है। मैंने भावुकता के आधार पर परंपरा के रूपांकन चुने हैं, लेकिन प्रोफेसर ने संरचना और नियम पर जोर दिया है। एक बिजनेस और मार्केटिंग विशेषज्ञ के रूप में हम जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आकर्षक बनाने हेतु हमें अपनी जड़ों के किस तत्व को संरचनात्मक नियम के तहत बदलना चाहिए। धन्यवाद रूहानी, कृपया जवाब इसी कागज पर छोड़ दें। रूहानी ने उस नोट को डाइनिंग टेबल पर सौर्य के लैपटॉप रखने की जगह के पास अपनी स्केचबुक के ऊपर दबाकर रख दिया। अगले दिन सुबह सौर्य जल्दी कॉलेज के लिए निकल रहा था। वो अपने लैपटॉप को लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे टेबल पर स्केचबुक दिखती है। वो हैरानी से उस स्केचबुक को उठाता है, तभी एक पेपर नीचे गिरता है। वो उस पेपर को उठाता है, उसे देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो उस पेपर पर कुछ लिखकर उसे टेबल पर रख अपना लैपटॉप उठाया और वहां से चला गया। रूहानी जब नाश्ते के लिए आई तो उसने डरते डरते डाइनिंग टेबल की ओर देखा। उसकी मेज पर सौर्य का लैपटॉप या कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी स्केचबुक के नीचे वही कागज दबा हुआ था। रूहानी ने डरते हुए कागज उठाया। सौर्य ने उस मेमो के नीचे गुस्से वाला चेहरा बनाया हुआ था। रूहानी का मुंह खुला रह गया। उसके फोन पर एक अनजाना नंबर आया। रूहानी ने फोन उठाया। हेलो, कहाँ हो तुम? सौर्य की आवाज़ थी। रूहानी चौंक गई। जी हम घर पर हैं। ठीक है, सौर्य ने कहा, तुम अभी के अभी कॉलेज कैंटीन के पास वाले एग्जिट पर पहुंचकर मुझे इसी नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हें 5 मिनट में वहीं मिलूंगा। लेकिन सौर्य जी, सौर्य ने उसकी बात काट दी। सवाल मत पूछो, रूहानी जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। 30 मिनट में कॉलेज पहुँचो। सौर्य ने फ़ोन काट दिया। रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या सौर्य ने मेमो की बात किसी को बता दी? क्या वह मुझे इस चोरी छिपे मदद के लिए डांटने वाले हैं? रूहानी ने तेजी से उस कागज को मोड़ा जिस पर सौर्य का बनाया हुआ गुस्से वाला चेहरा बना था। डर के मारे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। गुस्से वाला चेहरा इस बात का साफ संकेत था कि सौर्य उसकी प्रोफेशनल रिक्वेस्ट से भी नाराज है और अब वह उसे कॉलेज बुला रहा है ताकि सबके सामने डांट सके। हे राम जी, अब क्या होगा? रूहानी ने सोचा। हमने तो बस मेमो छोड़ा था। रूहानी ने तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई। उसने रिया को बताया कि उसे जरूरी काम से कॉलेज जाना पड़ रहा है। संगीता जी ने चिंता से पूछा, इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? क्या सब ठीक है? जी आंटी, रूहानी ने अपनी आवाज़ में सामान्यता लाने की कोशिश की। बस प्रोफेसर ने अचानक प्रोजेक्ट पर बुलाया है। वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। 30 मिनट के अंदर रूहानी हाँफती हुई कॉलेज कैंटीन के पास वाले एग्जिट पर पहुंची। उसने चारों ओर देखा। यह कैंपस का एक शांत कोना था जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथों से सौर्य के नंबर पर कॉल किया। हम एग्जिट पर पहुंच गए हैं। ओके, 5 मिनट वहीं रुको, सौर्य ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। रूहानी वहीं पत्थरों की एक बेंच पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और बार बार अपने फ़ोन की ओर देखने लगी।
हर गुजरता लम्हा उसे एक सदी जैसा लग रहा था। ठीक 5 मिनट बाद सफ़ेद शर्ट और गहरे रंग की ट्राउज़र में सौर्य वहाँ आता हुआ दिखाई दिया। वो हमेशा की तरह बेहद प्रोफेशनल और गंभीर लग रहा था। उसने अपनी नज़रें रूहानी पर टिकाईं। तुमने वह मेमो घर पर क्यों छोड़ा? सौर्य ने सीधे सवाल किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चुप्पी थी। रूहानी की आवाज़ मुश्किल से निकली। हमें प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत थी और हमें लगा कि आप व्यस्त होंगे, इसलिए हमने सोचा। इसलिए तुमने डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल मेमो ड्रॉप बॉक्स के तौर पर किया? सौर्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उसके स्वर में अब भी कोई तीखापन नहीं था। जी नहीं, रूहानी ने जोर देकर कहा, हमने ऐसा नहीं सोचा। हम बस। सौर्य ने एक गहरी सांस ली। रूहानी, टू सौर्य जी, और जवाब इसी कागज पर छोड़ दें। तुम्हें सच में लगा कि मैं उस कागज पर जवाब लिखूंगा? सौर्य ने एक पल के लिए रूहानी को देखा। रूहानी, उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो सीधे बात करो। रूहानी ने हल्के से अपनी पलकें उठाईं और सौर की ओर देखा। वो धीरे से बोली, सॉरी। सौर ने उसे अपने पीछे आने को कहा। वो दोनों कैंटीन के एक टेबल पर बैठे। सौर ने वेटर को 2 कॉफ़ी का ऑर्डर किया। यह सुनकर रूहानी तुरंत बोली, हमें कॉफ़ी नहीं चाहिए। यह सुनकर सौर्य एक ही कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। ठीक है, अब बताओ, सौर्य ने कहा, तुमने क्या डिज़ाइन किया है और प्रोफेसर क्या कह रहे हैं? रूहानी ने अपनी स्केचबुक खोली। उसने डरते डरते अपनी डिजाइन की रूपरेखा सामने रखी। सौरन ने मेज पर आगे की ओर झुकते हुए ध्यान से उस स्केच को देखा। वह कुछ देर तक तो चुप रहा। उसकी एक उंगली धीरे से कागज पर बनी मंडला की जटिल रेखाओं पर फिरा रही थी। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर अपनी गंभीर गहरी आवाज में जवाब देना शुरू किया। रूहानी ने तेजी से अपनी स्केचबुक में नोट्स लिखे। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। थैंक यू सौर्य जी, उसने मुस्कुराकर कहा। सौर्य गंभीर चेहरा बनाए ही बोला, आगे से कुछ भी पूछना हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछो। इस तरह के ऑफिशियल लेटर की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो चेयर से उठा और चला गया। रूहानी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखने लगी। तभी वहां आरव और रिया भागते हुए आए। रूहानी को अकेले में मुस्कुराते देख रिया उसे हिलाते हुए बोली, रूहानी, कहाँ खोई हो? रूहानी होश में आते हुए बोली, तुम लोग कब आए? यह सुनकर आरव मजाकिया लहजे में बोला, जब तुम मेरे ख्वाबों में खोई थी। रूहानी ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटाई और आरव को हल्का सा धक्का दिया। बकवास मत करो, हम किसी के ख्वाबों में नहीं खोए हैं। हम तो बस सोच रहे थे कि सौर्य जी ने जो समझाया उसे कैसे करें। रिया ने रूहानी का हाथ पकड़ा। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तुम किस सोच में खोई थी, पर सच सच बताओ क्या हुआ? भाई ने तुम्हें डांटा नहीं? हम तो डर रहे थे कि कहीं वह कॉलेज में ही हंगामा ना कर दें। ओह, आरब ने सहमति जताई। हाँ, शांतिपुर एक्सप्रेस। इतने गुस्से वाले चेहरे के बाद भी उन्होंने तुमसे बात की? ये कैसे हुआ? रूहानी ने जल्दी से अपनी स्केचबुक और नोट समेटे। उसने उन्हें बताया कि सौर्य किस तरह मेमो भेजने के तरीके से नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल सवाल पूछने के लिए कागज की नहीं, सीधे बात करने की ज़रूरत है। रूहानी ने सौर्य के लहजे की नकल करने की कोशिश की। सौर्य की तरह रूहानी को बात करते देख रिया और आरब हंसने लगे। और शांतिपुर एक्सप्रेस, तुमने भाई क्या एक्टिंग, बिल्कुल उनकी ही तरह। तीनों अभी हंसी रहे थे कि तभी उन तीनों के कानों पर एक कड़क आवाज़ गूंजी। तुम सबकी क्लास नहीं है क्या, जो यहाँ खड़े होकर हंसी मजाक में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आवाज़ सुनकर तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। सामने सौर्य अपना सख्त चेहरा लिए खड़ा था। सौर्य को देखकर आरव बोला, भाई, हम क्लास ही जा रहे थे। चलो फ्रेंड्स। उसकी बात सुनकर तीनों वहां से हड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सौर्य टेबल से अपना फोन उठाता है। वो जा ही रहा था कि तभी उसके पाँव लगता है, जैसे उसने किसी चीज पर अपना पैर रखा है। वो अपना पैर हटाता है तो उसे एक चमकीली सी चीज दिखाई पड़ती है। वो उस चमकीली चीज को हाथ में उठाता है। वो कान का झुमका था। सौर्य याद करता है कि आज रूहानी ने भी यही झुमका पहना था। झुमके को देखकर उसे अभी कुछ देर रूहानी का उसके जैसा एक्टिंग करना याद आ जाता है और उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उस झुमके को अपनी शर्ट के पॉकेट में रखता है और वहां से चला जाता है। कॉलेज से घर लौटने के बाद तीनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। रूहानी ने अपना स्केचबुक निकाला और उस पर कुछ बनाने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा।
उसने देखा घर से फ़ोन था। उसने रिया की ओर देखा जो सो चुकी थी। उसकी नींद खराब ना हो इसलिए उसने बालकनी में आकर फ़ोन उठाया। हेलो पापा, प्रणाम, वो बोली। दूसरी ओर से उसके पिता की शांत स्नेहपूर्ण आवाज़ आई। खुश रहो बेटी, कैसी हो? सब ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? जी पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। कॉलेज में अब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। रूहानी ने जानबूझकर सौर्य के साथ हुई किसी भी तनावपूर्ण घटना का जिक्र नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता चिंतित हों। और घर पर सब कैसा है? संगीता जी और बच्चे, रिया और आरव? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? माँ ने धीमी आवाज में पूछा। रूहानी को सौर्य की सख्ती याद आई जिसने उसे मेहमान कहा था, लेकिन उसे संगीता जी का प्यार और रिया अरब की दोस्ती भी याद आई। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। आंटी जी हमें अपनी बेटी की तरह मानती हैं और रिया और अरब तो बहुत मदद करते हैं। उसने सौर्य का नाम जानबूझकर छोड़ दिया। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देखो बेटी, हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। पूरा गांव तुम पर भरोसा कर रहा है। रूहानी ने बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। उसे अपने कंधों पर गांव के लोगों की उम्मीद का बोझ साफ महसूस हुआ। पिता की आवाज़ थोड़ी गंभीर हुई। तुम्हारे लिए शहर में रहना, ये मत भूलना कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि तुम कामयाब हो। रूहानी, बस अपना ध्यान भटकने मत देना। हम समझ रहे हैं पापा, रूहानी ने तुरंत जवाब दिया। हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। शाबाश बेटी, पिता ने प्यार से कहा। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। हम फोन रखते हैं। अब फोन कटने के बाद रूहानी फोन की ओर एकटक देख रही थी। अपने घर से दूर रहने का गम उसकी आंखों से बाहर निकलता है। वो जैसे ही मुड़ने के लिए अपना चेहरा उठाती है, तभी उसकी नज़र उसके ठीक बगल वाले बालकनी पर पड़ती है, जहाँ सौर्य खड़ा उसे ही देख रहा था। सौर्य से नज़र मिलते ही वो झट से उससे अपनी नज़रें हटा लेती है और कमरे के अंदर चली जाती है। रूहानी की आंखों में आंसू ने सौर्य के मन को बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों के सामने बार बार रूहानी की आंसू वाला चेहरा याद आ रहा था। सौर्य को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे रूहानी की आंखों में आंसू देखकर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। सौर्य बालकनी से हटकर अपने कमरे में चला आया। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ उसकी टेबल लैंप जल रही थी। वो उसी के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन काम पर ध्यान देना अब नामुमकिन था। रूहानी के आंसू, वो कांपती हुई आवाज़ और वो मासूम सी कोशिश कि कोई उसकी परेशानी ना देख पाए, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। सौर्य ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसी पल विरोध किया। उसकी आंखों में आंसू देखकर तुझे इतना क्यों दर्द हो रहा है? कुछ देर बाद जब बेचैनी और बढ़ गई, तो सौर्य उठकर अपनी पानी की बोतल लेने लगा और एक सांस में पूरा पानी पी गया। रात के डिनर के समय आज सौर्य भी था। रूहानी को वहां ना देख संगीता जी रिया से बोली, रिया, रूहानी कहाँ है? वो डिनर के लिए नहीं आई? मॉम, मैंने उससे बहुत कहा और उसने कहा उसे भूख नहीं है। रिया अपना डिनर करते हुए बोली। यह सुनकर संगीता जी चिंता करते हुए बोली, भूख नहीं है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं एक बार देख कर आती हूँ। इतना कहकर संगीता जी ऊपर कमरे की ओर चली जाती हैं। सौर्य को रूहानी का चेहरा याद आ गया। वो आधा खाकर उठने लगा। तभी दादी बोली, अरे छोरा, ठीक से खाना खत्म तो कर। दादी, मेरा हो गया, आप सब खाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कदम अचानक रिया के कमरे के सामने रुक जाते हैं। दरवाजा हल्का सा खुला था। दरवाजा थोड़ा सा खुले होने के कारण कमरे के अंदर की हल्की रोशनी बाहर तक फैल रही थी। सौर्य ने अनायास ही भीतर झांक लिया। रूहानी रिया के बिस्तर पर कोने पर बैठी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था, पर उसने उसे छुआ तक नहीं था। चेहरा थोड़ा नीचा, बाल हल्के से बिखरे हुए और आंखें अब भी लाल थीं। संगीता जी उसके पास खड़ी थीं, चिंतित होकर पूछ रही थीं, बेटा क्या हुआ? तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? रूहानी ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट बनाई, जो उसकी थकान और टूटन को ढक नहीं सकी। जी आंटी, हम ठीक हैं, बस मन नहीं किया था खाने का, उसने धीरे स्वर में कहा। संगीता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। अरे मेरे बच्चे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भूख छोड़ देना ठीक नहीं है। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ हल्का बना कर दे दूं? रूहानी ने सिर हिलाया। नहीं आंटी, सच में अभी नहीं, थोड़ी देर में खा लेंगे। संगीता जी ने एक लंबी सांस ली, जैसे दिल तो नहीं मान रहा हो, पर वो उसे ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती थी।
ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। संगीता जी कमरे से बाहर निकलने लगी और तभी उन्होंने दरवाजे पर खड़े सौर्य को देखा। अरे सौर्य, तुम यहाँ? उन्होंने चौंक कर पूछा। सौर्य ने खुद को संभालते हुए कहा, वो मैं बस वाक्य अधूरा रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने आया था। रुहानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और हल्की सी हिचक भी। वो बिना कुछ बोले तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से कमरे में उतर रही थी। रूहानी जल्दी उठकर तैयार हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि रात भर वह चैन से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों की सूजन दिख रही थी, पर चेहरे पर वह हमेशा की तरह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वह रिया को जगाए बिना धीरे धीरे बाहर निकली और किचन में आई। सबसे पहले वही थी, संगीता जी की रसोई में। गुड मॉर्निंग बेटा, संगीता जी बोली। गुड मॉर्निंग आंटी, रूहानी ने हल्की मुस्कान दी। वह पानी लेने लगी ही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। रुको। रूहानी का हाथ हवा में ही रुक गया। वह दोनों मुड़े। संगीता जी सौर्य को देखकर चौंकी। सौर्य को नीचे देखकर वह स्वयं चौंक गई, क्योंकि सौर्य आमतौर पर जल्दी उठकर कॉलेज चला जाता था और उससे पहले कभी नीचे नहीं मिलता था। आज वह पहले से नहाया धोया कॉलर ठीक करता हुआ खड़ा था, पर उसकी नजरों में रात वाली बेचैनी अभी भी साफ थी। संगीता जी हल्का सा चौंक कर बोली, सौर्य, तू इतनी सुबह? सौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ रूहानी पर टिकी थी। रूहानी पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी, पर उसका मन समझ नहीं पा रहा था कि सौर्य को क्या हो गया है। उसके चेहरे पर थकान और रात की सूजी आंखें साफ दिख रही थी। सौर्य एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मॉम, इसे ठंडा पानी मत लेने दीजिए। कल इसने खाना नहीं खाया था। स्टमक वीक हो जाती है। संगीता जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सौर, और इतनी नरमी? सौर ने किचन काउंटर से एक मग उठाया और बोला, मॉम, इसके लिए हल्का गुनगुना दूध बना देना और साथ में 2 ब्रेड बस। रुहानी तुरंत बोली, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। सच में आप परेशान मत हो। सौर ने बीच में ही उसकी बात काट दी, लेकिन स्वर में कड़वाहट नहीं थी, शांत और अजीब तरह की चिंता थी। ठीक होना और ठीक होने का दिखावा करना दो अलग बातें हैं। रूहानी सक पका गई। संगीता जी ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराई। सौर्य ठीक कह रहा है बेटा, थोड़ा सा पी लो। इतना कहकर संगीता जी रसोई के दूसरे हिस्से में चली गईं। अब सिर्फ सौर्य और रूहानी आमने सामने खड़े थे। रूहानी की उंगलियां अभी भी गिलास की ठंडी सतह को पकड़े हुए थीं। उसने नजरें झुका ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। सौर्य की आंखों में जो चिंता थी, उसने उसे और असहज कर दिया। सौर्य कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। रूहानी? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर पहले वाली ठंडक अब बिल्कुल नहीं थी। रूहानी ने धीरे से उसकी ओर देखा। सौर्य ने एक हल्की सांस ली। आंखें कुछ पल के लिए नीचे गईं और फिर वहीं लौट आईं, सीधे उसकी आंखों में। कल? वह रुका, मानो अपनी ही बातों से जूझ रहा हो। तुम रो रही थी? रूहानी का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। नहीं, वो तो बस। सौर्य ने सिर हल्का सा झुकाकर कहा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यह पहली बार था जब उसकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि नरमी मौजूद थी। मैंने देखा था। रूहानी की पलकें कांपी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। कुछ पल की भारी खामोशी छा गई। फिर सौर्य ने धीरे से किचन काउंटर पर टिका मग उसकी ओर सरकाया, गर्म और हल्की भाप उठाता हुआ। कम से कम ये पी लो। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी, जो वह खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा था। रूहानी ने मग की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में। क्यों? उसके मुंह से अनजाने में निकल गया। सौर पल भर के लिए चुप रह गया और उसकी आंखों में वही बेचैनी लौट आई जो कल रात से उसका पीछा कर रही थी। क्योंकि उसने शब्दों को गले में अटकते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे लगती हो जैसे सब अकेले झेल रही हो। रूहानी की सांसें हल्के से अटक गईं। उसी समय पीछे से रिया की नींदी आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों तुरंत अलग हटे, जैसे किसी को पता ना चल जाए कि हवा में क्या चल रहा था। सौरन ने अपना गला साफ किया, संयम वापस लाते हुए। कुछ नहीं, बस नाश्ता कर लो दोनों, मैं निकल रहा हूँ। वह मुड़ा, पर जाते जाते एक क्षण के लिए फिर रुका, रूहानी की ओर देखा, बहुत हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली नरमी से, और फिर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। रूहानी ने मग को अपनी छाती के पास कसकर पकड़ लिया। दूध की गर्माहट से ज्यादा कोई और गर्माहट उसके हाथों तक पहुंच रही थी। कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह भीड़ से भरा था, पर फिर भी आज माहौल में कुछ अलग था।
रिया और आरव आगे आगे चल रहे थे और रूहानी उनके पीछे शांत सी, जैसे किसी सोच में खोई हुई। रूहानी की उंगलियां भी सुबह वाला मग याद कर रही थी। वो अजीब सी चिंता सौर्य की आंखों में दिखी, वो बेचैनी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं। जैसे ही तीनों गेट के अंदर पहुंचे, कई लड़कियां अचानक फुसफुसाने लगीं। कुछ लड़के एकदम सीधे खड़े हो गए। शोरगुल मानो एक पल को थम गया। रिया ने आंखें सिकोड़कर कहा, ओह, लगता है फिर से ड्रामा क्वीन आ गई। आरव ने मजाक में कहा, ड्रामा क्वीन नहीं रिया, महा ड्रामा क्वीन। तभी सामने वाली पार्किंग में एक चमकदार ब्लैक एसयूवी रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की उतरी। लंबे खुले बाल, शार्प फीचर्स, हाई हील्स की खनक और एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो पूरे कैंपस का ध्यान अपनी ओर खींच ले। वह मुस्कुराई और चलते हुए अपने बाल पीछे उछाल दिए, जैसे उसे पूरी तरह पता हो कि सबकी नजरें उसी पर हैं। रिया ने धीरे से कहा, ये रही आयशा मेहरा। रूहानी ने अनजाने में एक कदम रोक दिया। आयशा? सौर्य भाई की गर्लफ्रेंड। रिया ने पूरी बात बोल दी थी। रूहानी का दिल अचानक धक से रह गया। मुंह तो शांत रहा लेकिन अंदर कुछ कस गया। क्यों? वो खुद भी नहीं जानती थी। आयशा की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। तभी सौर्य कॉरिडोर से बाहर आते दिखा। सौर्य अपनी फाइलें संभालता हुआ चल रहा था, चेहरे पर उसकी हमेशा वाली सीरियस एक्सप्रेशन। पर जैसे ही आयशा की नज़र उस पर पड़ी, वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और सबके सामने उसके गले में बाहें डालकर उससे चिपक गई। सारा कैंपस देख रहा था। रिया ने धीरे से उफ किया। फिर शुरू हो गई। सौर्य एक पल को रुक गया। उसे हटाने नहीं हटा, बस हल्की सी असहजता उसके चेहरे पर तैर गई। आयशा ने उसके गाल पर किस किया, एकदम पजेसिव अंदाज में। रूहानी की सांस हल्की अटक गई। उसे लगा जैसे भीड़ का शोर अचानक गायब हो गया हो। सौर्य की आंखें एक सेकंड के लिए उठी और उसकी नज़र सीधे रूहानी पर जाकर अटक गई। रूहानी ने तुरंत नजरें झुका ली। दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, जिसके लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। आयशा ने सौर्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्ड मी बेबी। सौर्य ने जवाब तो नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन उसकी नज़र बार बार रूहानी की तरफ ही जा रही थी। रिया इस बार खींचते हुए बोली, पता नहीं सौर्य भाई को इसमें ऐसा क्या दिख गया। मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूहानी ने हल्की मुस्कान बनाकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कोई बात नहीं रिया, चलो क्लास में चलते हैं। और उसके कदम भारी हो गए थे। दूर खड़ा सौर्य आयशा का हाथ पकड़े हुए भी रूहानी को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में फिर वही बेचैनी लौट आई, वही जो उसने पहली बार कल रात महसूस की थी। आरव, रिया और रूहानी तीनों अपने अपने क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। क्लास तक जाते जाते रिया और आरव अपने अपने मजाक और गॉसिप में लग गए, लेकिन रूहानी चुप थी। उसकी चाल धीमी, कदम जैसे खुद ब खुद रुक रहे हों। आरव ने नोटिस कर लिया। शांतिपुर एक्सप्रेस को क्या हुआ? इतनी चुप चुप सी क्यों हो तुम? उसने हल्का झुककर पूछा। रूहानी ने एकदम से सिर उठाया, जैसे किसी ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया हो। हाँ नहीं, हम ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो मजबूर सी मुस्कान साफ झलक रही थी। रिया ने उसका चेहरा गौर से देखा। कंफ्यूज मत हो, सौर्य भाई का टेस्ट ही अजीब है। उसने आयशा की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। उसका और उस ड्रामा डॉल का एक साथ चलना बहुत मुश्किल है। रूहानी ने कुछ नहीं कहा। रिया और आरव अपने अपने स्ट्रीम के ब्लॉक्स की ओर निकल चुके थे। रिया पीछे मुड़कर देख रही थी। रूहानी, चलो मिलते हैं बाद में कैफेटेरिया में। रूहानी हल्की मुस्कान देती हुई सिर हिलाई, लेकिन उसके कदम जैसे खुद ब खुद धीमे पड़ गए। वो क्लास के अंदर आई। सब अपनी सीटें ले रहे थे। रूहानी ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी, हमेशा की तरह, क्योंकि वहाँ हवा थोड़ी ज़्यादा आती थी और आज उसे सांस लेने के लिए उसी हवा की ज़रूरत थी। वो अपनी स्केचबुक खोल ही रही थी कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सौर्य के नंबर से एक मैसेज चमका। रूहानी का दिल एक धड़कन छोड़ गया। मैसेज था, डिड यू रीच, यू लुक ऑफ। रूहानी ने गहरी सांस ली। जवाब लिखना चाहती थी, पर उंगलियां रुक गईं। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो ऑफ क्यों दिख रही थी। उसने मैसेज बंद कर दिया, पर मैसेज बंद करने से पहले उसने देखा, टाइपिंग। सौर्य लिख रहा था। फिर रुक गया, फिर दोबारा टाइपिंग, फिर रुक गया, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। दूसरी ओर कॉरिडोर में खड़ा सौर्य आयशा के साथ होते हुए भी बार बार फोन स्क्रीन देख रहा था। आयशा उसकी बांह पकड़े एक्साइटेडली अपने वीकेंड के प्लान्स बता रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सौर्य, सुन भी रहे हो? आयशा ने टोन ऊंची की।
सौर्य चौंक कर बोला, हाँ सुन रहा हूँ। देन रिपीट व्हाट आई सेड। आयशा ने भौहें उठाई। सौर्य कुछ नहीं बोला। आयशा ने होंठ टेढ़े किए, फॉरगेट इट, और वो अपने फोन में व्यस्त हो गई, मानो यही उसका प्यार जताने का तरीका हो। सौर्य ने एक आखिरी बार फर्स्ट ईयर ब्लॉक की तरफ देखा, वही दिशा जहाँ रूहानी गई थी। उसकी बहुएं हल्की सिकुड़ी। आज उसे रूहानी का चेहरा ना जाने क्यों परेशान कर रहा था। क्लास में लेक्चर शुरू हो गया था। बाकी सब अपने अपने स्केच बुक पर डिजाइन बनाने में व्यस्त थे, पर रूहानी की आंखें एक ही पेज पर टिकी रह गईं। उसके मन में सुबह वाला लम्हा घूम रहा। सौर्य की वो बेचैन आंखें, फिर आयशा का गले लगना, और फिर उसकी अपनी नजरें झुका लेना। क्यों? उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ टूट गया? उसने खुद को झिड़का। सॉरी जी, बस आरब और रिया के भाई हैं बस। लेकिन दिल ये बात मान नहीं रहा था। ब्रेक में रिया ने रूहानी की टेबल पर 2 चॉकलेट रख दी। तुम उदास लग रही हो इसलिए, उसने बिना पूछे कहा। आरब भी उसके सामने बैठ गया। और अगर तुम बता दो कि दिक्कत क्या है तो शायद हम हेल्प भी कर दें। रूहानी ने धीरे से मुस्कुराया। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम सबकी कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? उसकी बात सुनकर निशा बोली, अरे मैंने तो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस डिजाइन की है, और उसके लिए मुझे मॉडल भी मिल गई है। इस बार फैशन डिजाइनर की कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। तभी विमान बोला, और मेरी डिबेट की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। प्रिया भी बोली, हाँ मैंने भी सोच लिया कि मुझे कंपटीशन के लिए कौन सी पेंटिंग बनानी चाहिए। उन तीनों की बात सुनकर रिया उदास होकर बोली, यार तुम लोगों ने तो तैयारी भी कर ली, लेकिन मैंने अभी तक डांस कंपटीशन के लिए सॉन्ग भी सिलेक्ट नहीं किया। उसकी बात सुनकर रूहानी उससे बोली, रिया तुम टेंशन मत लो, सॉन्ग चूज करने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसकी बात सुनकर रिया खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू रूहानी। आरब आराम से बैठा था। उसे देख रिया बोली, ओए तूने भी प्रैक्टिस नहीं की है ना? यह सुनकर आरब अपना कॉलर उठाते हुए कॉन्फिडेंटली बोला, प्रैक्टिस? स्ट्रीट प्ले कंपटीशन के लिए मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो मैं प्रो हूँ। वो सब अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सौर्य आता है। रूहानी ने खुद को दोस्तों की बातचीत में डुबोने की कोशिश की, पर दिल अब भी हल्का बेचैन था। रात में डिनर के बाद सब सो चुके थे, लेकिन रूहानी के मन में अजीब सी बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। वो उठी और पानी पीने के लिए जग उठाया, लेकिन पानी का जग खाली था। वो उठकर जग लेकर कमरे से बाहर आ गई। कॉरिडोर से होते हुए वो किचन की ओर चली गई। उसने किचन में बिना लाइट ऑन किए पानी के जग में फ्रिज से पानी निकालकर उस पर डालने लगी। वो अभी जग में पानी भर ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डरते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, किसी को अचानक से अपने सामने देखकर वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वो शख्स कसकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। रूहानी की डर से आंखें बड़ी हो गईं। उसके मुंह पर रखा हाथ उसे कसकर दबा रहा था। आवाज गले में ही घुट गई। रात के सन्नाटे में उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा जैसे वो शोर पूरे घर में फैल जाएगा। सामने खड़ा शख्स अंधेरे में ही पहचाना जा रहा था। यह सौर्य था। उसकी आंखें थोड़ी खुली थीं और चेहरे पर वही गंभीर, पर आज कुछ ज्यादा ही परेशान वाला भाव था। उसका हाथ रूहानी के होठों पर इस तरह था जैसे वह उसे चिल्लाने से नहीं, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो। रूहानी ने डर और हैरानी के मिले जुले भाव से अपनी आंखें मिचमिचाईं। वह घबराकर सौर्य का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सौर्य ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तभी सौर्य ने बेहद धीमी, फुसफुसाहट वाली आवाज में कहा, चिल्लाओ मत रूहानी। उसने धीरे से, पूरी सावधानी के साथ रूहानी के मुंह से अपना हाथ हटाया। हाथ हटाते ही रूहानी ने 2 गहरी सांस ली। सौर्य जी, आप यहाँ? रूहानी की आवाज़ अब भी कांप रही थी। वह रसोई की धीमी, बाहर से आती रोशनी में सौर्य के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। सौर्य एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। रूहानी ने पानी का जग काउंटर पर रखा और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, आप कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं? और आप अभी यहाँ इतनी रात को? सौर्य ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठियां भींची, फिर खोल दी। मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन मुझे लगा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। किस बारे में? रूहानी ने पूछा। उसके दिल में अजीब सा उबाल था। सौर्य ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र रूहानी के चेहरे पर टिकी थी। आज कैंपस में जो हुआ, आयशा, मुझे पता है कि वह थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है।
रूहानी को लगा जैसे कोई तार अचानक टूट गया हो। उसने अपनी बात को छिपाने की कोशिश करते हुए तुरंत कहा, आप दोनों आप दोनों की निजी बात है, हमारा इससे क्या लेना देना। सौर ने उसकी बांह पकड़कर खुद के पास लाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम्हें सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूहानी को महसूस हुआ कि उसके गाल अचानक गर्म हो गए हैं। वह सिर झुकाकर जमीन पर देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। सौर उसे और अपने पास लाते हुए मजबूती से उसकी बाहें पकड़कर बोला, अगर यही बात है तो तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो। रूहानी को उसके छूने भर से लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, लेकिन सौर्य की हाथ लगातार उसकी बाह पर कसती जा रही थी। सौर्य जी छोड़िए, हमें हमें दर्द हो रहा है। रूहानी की बात सुनकर सौर्य को एहसास हुआ और उसने झट से रूहानी को छोड़ दिया और तुरंत किचन से निकल गया। रूहानी ने अपनी बाहों को सहलाया जहाँ सौर्य ने जोर से पकड़ा था। वह उस अचानक बढ़े हुए दर्द और उससे भी ज्यादा अचानक आई दूरी से हैरान थी। सौर्य ने जिस तेजी से उसे खुद से खींचा था, उससे भी ज्यादा तेजी से उसे छोड़ दिया और लगभग भागते हुए किचन से बाहर निकल गया। अंधेरे किचन में रूहानी अकेली खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज थीं और दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी चोट और कंफ्यूजन से। उसने धीमी कांपती आवाज में खुद से पूछा, ये क्या था। सौर्य की बातें, क्या तुम्हें सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेचैनी, उसका छूना और फिर एकदम से छोड़ देना, सब कुछ रूहानी के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर रहा था। वह खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी का जग उठाया और एक घूंट पिया, पर अंदर की बेचैनी शांत नहीं हुई। कॉरिडोर में सौर्य दीवार से सटकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे रूहानी का दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था जब उसने उसकी बाहें कसकर पकड़ ली थी। धिक्कार है, मैंने क्या कर दिया। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। वह रूहानी से बात करना चाहता था, उसे ये बताना चाहता था कि आयशा उसके लिए मायने नहीं रखती, कि आज सुबह उसे आयशा के साथ देखकर रूहानी का उदास होना उसे क्यों इतना विचलित कर गया। वह शायद अपनी उलझी हुई भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बेचैनी और हड़बड़ी ने सब बिगाड़ दिया। उसे रूहानी के चेहरे पर दिखी साफ साफ चोट महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि वह कितना बेवकूफ़ और पजेसिव लग रहा होगा। सौर ने एक गहरा भारी सांस ली और दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग रूहानी की उदास आंखें और उसकी बाहों पर अपना निशान छोड़ता हाथ, दोनों ही दृश्य को बार बार दोहरा रहा था। सुबह जब रूहानी क्लास के लिए तैयार हो रही थी, तो उसने ध्यान दिया कि उसकी बाहों पर हल्की लालिमा है, सौर्य की पकड़ का निशान। यह देखते ही रात का पूरा वाकया फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गया। कॉलेज पहुंचने पर माहौल थोड़ा बदला हुआ था। रिया और आरब तो अपने नॉर्मल मूड में थे, लेकिन रूहानी लगातार बेचैन थी। कैफेटेरिया में रूहानी, रिया, आरब, निशा, विमान और प्रिया एक साथ बैठे थे। रिया ने एक मैगजीन से नज़र हटाते हुए कहा, यार आज सौर्य भाई का मूड बहुत ऑफ है। मैंने उनसे पूछा भी तो बस ठीक हूँ बोलकर निकल गए। आरब ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ कुछ तो है। वैसे आज आयशा मेहरा भी नहीं दिखी है ना। रूहानी ने कप में देखती हुई चाय को धीरे से हिलाया। वह जानती थी कि सौर्य का मूड ऑफ क्यों था। तभी रूहानी की नज़र कैफेटेरिया के गेट पर गई। सौर्य अंदर आ रहा था। उसने एक पल के लिए रूहानी की ओर देखा। वह नज़र केवल एक सेकंड की थी, लेकिन उसमें पिछली रात की सारी उलझन, पछतावा और एक अनकहा सवाल भरा हुआ था। रूहानी ने तुरंत अपनी नज़र चाय के कप पर झुका ली, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब वह सौर्य से आंखें नहीं मिला सकती थी। सौर्य अभी वहां आया ही था कि तभी पीछे से आयशा वहां आती है। उसने सौर्य के कंधे पर हाथ रखा। बेबी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी आवाज में हल्का सा अधिकार और सवाल था, जिसने पूरे माहौल को और भी सख्त कर दिया। तभी आयशा की नजर आरव और रिया पर गई। वो उन दोनों की ओर देखकर बोली, ओह, तो तुम आरव और रिया के पास आए थे। आरव, रिया, कैसे हो तुम दोनों। वो मुस्कुराई। सौर्य का ध्यान आयशा की तरफ गया, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी रूहानी के कप के ऊपर से नहीं उठी। उसने रूखेपन से आयशा का हाथ अपने कंधे से हटाया, पर रूहानी की नज़रों में यह हरकत साफ नहीं आई। आरब हमेशा की तरह चहकता हुआ बोला, हम दोनों बढ़िया हैं आयशा, तुम बताओ, इतने दिनों से कहाँ गायब थी। रिया ने हल्की सी चिड़ मुस्कान के साथ कहा, हाँ वरना तुम तो एक मिनट के लिए भाई का पीछा नहीं छोड़ती। आयशा ने अपनी आंखें घुमाई और एक नकरीली मुस्कान के साथ सौर्य की ओर देखा। वो क्या है ना,
डैड के रिलेटिव्स के यहाँ शादी थी तो बस वहीं गई थी। लेकिन सौर्य ने मुझे इतना मिस किया कि मैं जल्दी वापस आ गई। उसने सौर्य की तरफ जोर देकर कहा। इस बीच निशा, विवान और प्रिया सब एकदम शांत थे। वे इस अजीब से तनाव को महसूस कर रहे थे। रूहानी ने महसूस किया कि सौर्य ने उसकी तरफ फिर से एक तेज नजर डाली थी। एक पल के लिए, जैसे वह देखना चाहता हो कि आयशा की बात पर रूहानी की क्या प्रतिक्रिया है। रूहानी ने अपनी नजरें अपने कप से नहीं हटाईं। उसने चाय का कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। सौर्य को शायद एहसास हो गया था कि रूहानी अब और नहीं रुकेगी। उसने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। तुम लोग बैठो, सौर्य ने रिया और आरव से कहा। मुझे कुछ काम है, आयशा तुरंत बोली। हाँ चलो, सौर्य मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसने फिर से जोर से सौर्य का हाथ पकड़ लिया, लगभग खींचते हुए। रूहानी चाय का कप पकड़ पीने के लिए जैसे ही उठाती है कि अचानक उसके हाथ पर चाय गिर जाती है। यह देखकर आरव, जो उसके बगल में ही बैठा था, जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आर यू ओके? जला तो नहीं तुम्हें? नहीं, हम ठीक हैं, रूहानी बोली। आरव उसे डांटते हुए बोला, क्या ठीक हो? देखो तो कैसे लाल हो गई है तुम्हारी उंगली। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। आरव उसके हाथ पर फूंक मारने लगता है। सौर्य की नजरें उन पर ही थीं। आयशा उसे खींच रही थी, लेकिन उसकी नजरें केवल रूहानी पर थीं। आरव का रूहानी की चिंता करना और उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। आरव अभी भी रूहानी की उंगली पर फूंक मार रहा था। उसका पूरा ध्यान रूहानी की जली हुई उंगली पर था, लेकिन रूहानी का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। निशा अपनी सीट पर थोड़ा आगे झुकी और धीमे से बोली, यार इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? विवान ने भी होंठ दबाते हुए कहा, मुझे तो लगता है आरव रूहानी को पसंद करता है। निशा ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, आरव तू तो ऐसा टेंशन ले रहा है जैसे। आरव ने उसे घूरा। निशा, जली है उंगली इसकी, टेंशन तो लूंगा ही ना। क्या बकवास कर रही है? प्रिया चुप थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि आरव रूहानी की इतनी परवाह करे। उधर कैफेटेरिया में बाहर निकलते ही आयशा ने सौर्य का हाथ कसकर खींचा। सौर्य, तुम सुन भी रहे हो मुझे? मैं तुमसे बात कर। आयशा प्लीज। सौर्य की आवाज़ नीची थी, भारी थी और थकी हुई थी। मैं अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। आयशा ठिठक गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वाट, ये क्या बदतमीजी है? मैं एक हफ्ते बाद आई हूँ और तुम। सौर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेट मी भी, आयशा। इतना कहकर वो उससे दूर हटकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कदम तेज नहीं थे, वो भारी थे, उलझे हुए। हर कदम जैसे उसी टेबल की तरफ मुड़ना चाहता हो जहाँ रूहानी बैठी थी। सौर्य के जाते ही आयशा अपना पैर पटकते हुए बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया सौर्य। तुमने मुझे, आयशा मेहरा को मना किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से अपने बाल झटकती है। दोपहर में तीनों घर पहुँचते हैं। तीनों खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। आरव अपने कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है। रिया रूहानी कमरे में थी। रूहानी रिया के लिए बहुत ही अच्छा सॉन्ग चुनती है। रिया भी उस गाने पर अपनी डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। रूहानी कमरे से नीचे जाती है। वो देखती है कि दादी हॉल में अकेले बैठी थी। वो उनके पास जाती है। दादी माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? दादी रूहानी की ओर देखकर बोली, अरे रूहानी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। रूहानी दादी के पास बैठ जाती है। तभी दादी बोली, बेटा मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे दादाजी को पौधों में पानी डालते देख रही थी। यह सोचकर रूहानी मुस्कुराकर बोली, हो, तो आप यहाँ बैठे बैठे दादाजी को प्यार से निहार रही थी। उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुरा देती हैं। दादी बोली, तुम बताओ रूहानी बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है दादी माँ, रूहानी मुस्कुराकर बोली। तभी बाहर से सौर्य आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर दादी बोली, अरे सौर्य, आ गया तू। इधर आ, कुछ देर अपनी बूढ़ी दादी के पास भी बैठ। सौर्य की नज़र रूहानी पर जाती है। रूहानी को देखकर उसके कदम ठिठक गए। वो दादी की ओर देखकर बोला, दादी, वो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे काम को छोड़ और थोड़ी देर अपनी दादी को भी टाइम दे दे, दादी बोली। रूहानी सौर्य को देखकर मन ही मन बोली, इतने प्यार से दादी माँ कह रही हैं, थोड़ी देर रुक जाएंगे तो इनकी अकल कम हो जाएगी क्या? गर्लफ्रेंड के लिए टाइम है इनके पास, लेकिन दादी माँ के लिए नहीं। सौर्य दादी की बात सुनकर उनके पास बैठ जाता है। तभी दादी रूहानी की ओर देखकर बोली, रूहानी बेटा, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी परेशानी हो तो सौर्य से पूछ लेना, बहुत होनहार है मेरा छोरा। दादी की बात सुनकर रूहानी सौर्य की ओर देखने लगती है। दोनों की नजरें मिलती हैं।
तभी सौर्य को आरव और रूहानी का एक साथ होना याद आता है और वो उठते हुए कहता है, दादी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर सौर्य तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रात को सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। सौर्य भी वहीं था। तभी संगीता जी त्रिलोक जी की ओर देखकर बोली, जी वो आयशा के घर से आज फोन आया था। आयशा की माँ और पापा हमारे यहाँ आना चाहते हैं, सौर्य और आयशा के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। संगीता जी की बात सुनकर सौर्य के खाते निवाले तोड़ते हुए हाथ रुक जाते हैं। वहीं रूहानी के हाथ भी रुक जाते हैं। वो अपना सिर उठाकर सौर्य की ओर देखती है, जो पहले से ही उसे देख रहा था। संगीता जी की बात जैसे हवा में अटक गई। त्रिलोक जी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, अच्छा उन्होंने खुद कहा आने के लिए? संगीता जी ने सिर हिलाया, हाँ, और वो चाहते हैं कि इस वीक में ही मिलें। ठीक है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो उन्हें परसों को बुला लो। माँ बाबूजी आप दोनों क्या कहते हैं? त्रिलोक जी दादा दादी की ओर देखकर बोले। तभी दादी अपना मुंह बनाते हुए बोली, तुम लोगों को जो ठीक लगे। वैसे भी मेरी यहाँ सुनता कौन है? मुझे तो वो लड़की एक फूटी आंख नहीं भाती। पता नहीं इस छोरे ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया। तभी दादाजी बोले, ओ भाग्यवान, जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम क्यों रुकावट बने? बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है फिर, मैं उनको परसों आने के लिए बोल दूंगी। संगीता जी बोली। सौर्य उठते हुए बोला, मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तभी आरव बोला, ये भाई भी, इनका समझ ही नहीं आता कुछ। इन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन इनकी शकल पर हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। रिया आरव को कोनी मारकर चुप रहने का इशारा करती है। रूहानी चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। डिनर के बाद वो कमरे में आई, जहाँ रिया पहले से खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। रूहानी रिया की ओर देखकर बोली, रिया क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रही हो? ये सुनकर रिया बोली, रूहानी मुझे ना वो आयशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा बस शो ऑफ करती रहती है। मुझे उसे अपनी भाभी नहीं बनाना। रूहानी रिया की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली, रिया सौर्य जी आयशा जी को पसंद करते हैं और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? रूहानी तुम्हें पता है सौर्य भाई पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जब से वो ड्रामा क्वीन जब से भाई की लाइफ में आई है, तब से भाई हम सबसे दूर हो गए हैं। रिया बोली। रूहानी रिया की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। तभी रिया से बोली, खैर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आरव और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब? रूहानी हैरानी से बोली। देखो रूहानी, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आरव और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो ना। रिया उसे चिढ़ाते हुए बोली और उसकी बात सुनकर रूहानी हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, रिया तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम सब हमारे दोस्त हो, वैसे ही आरव भी सिर्फ हमारा दोस्त है। रिया ने भौहें उठाते हुए कहा, सिर्फ दोस्त? रूहानी, हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि आरव तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। जो लड़का किसी को इतना ध्यान से देखे, उसकी उंगली पर इतने प्यार से फूंक मारे, वो सिर्फ दोस्त नहीं होता। रूहानी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रही हो। रिया, वो बस केयरिंग है। वो हर किसी के लिए ऐसा ही है। और अगर ऐसा कुछ होता तो हम तुमसे छुपाते क्यों? रिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रिया को रूहानी की बात सुनकर लगा जैसे वो सच कह रही है। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। प्रॉमिस करो मुझे। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रूहानी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। पक्का प्रॉमिस? वो बोली। सौर्य अपने कमरे में टहल रहा था। कदम तेज थे, सांसें उलझी हुई। उसके दिमाग में बस दो ही चेहरों की लड़ाई चल रही थी, रूहानी और आयशा। डिनर टेबल पर रूहानी और उसकी आंखें जो मिली थी, वो एक पल उसे अब तक चैन से बैठने नहीं दे रहा था। क्यों क्यों इतनी इफेक्ट करती है ये लड़की? वो धीमे से बुदबुदाया। उसी समय फोन स्क्रीन पर जल उठी। आयशा कॉलिंग। सौर ने एक पल देखा और कॉल को कट कर दिया। कुछ सेकंड बाद आयशा का मैसेज आया, तुम्हें लगा तुम मुझे इग्नोर कर लोगे? देखती हूँ कब तक भागते हो मुझसे। सौर सौर ने फिकर से माथा दबा लिया। आज की हर चीज उसे एक अजीब भय दे रही थी, जैसे उसकी जिंदगी बिना पूछे उसकी पसंद के खिलाफ कहीं और मोड़ी जा रही हो। और इस मोड़ के बीच उसकी नज़र बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। अगली सुबह रूहानी किचन में थी। दादी और संगीता जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी पीछे से किसी की तेज चालें सुनाई दी। सौर्य सीधे फ्रिज की तरफ गया, पानी निकाला, पर ढक्कन बंद करते करते
उसकी नज़र अनायास रूहानी पर जा गई। एक पल फिर दूसरा, लेकिन रूहानी ने नजरें नहीं मिलाई, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सौर्य के सीने में अजीब सा खिंचा हुआ। कल डिनर पर जिस तरह देख रही थी और आज बिल्कुल अनजान। उसने गहरी सांस ली, बोतल रखी और कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी दादी की आवाज़ आई। सौर्य। दादी ने आवाज़ दी। वो ठहर गया। आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे? जाऊंगा दादी, उसने संयत स्वर में कहा। दादी मुस्कुराई। अच्छा जाओ, उससे पहले नाश्ता तो करता जा। उसी पल उसकी नजरों ने देखा, रूहानी दादी की प्लेट में पराठे रख रही थी। बिना ऊपर देखे वो बस काम में लगी थी। सौरी की उंगलियां हल्की मुट्ठी में बदल गईं। ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही है? वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रूहानी ने सिर्फ इतना सोचा, अकड़ू कहीं का, सब पर रौब जमाते हैं बस। तभी संगीता जी बोली, रूहानी बेटा, मेरा एक काम करोगी? जी आंटी बोलिए, रूहानी बोली। मैंने सौर्य के लिए काफ़ी बनाई है, क्या तुम उसे कमरे में देकर आओगी? मैं दे देती, लेकिन सौर्य के डैड जल्दी निकल रहे हैं तो उनका लंच पैक करना है, संगीता जी बोली। ये सुनकर रूहानी धीरे से बोली, कोई बात नहीं आंटी, हम वैसे भी ऊपर ही जा रहे थे, हम उनको कॉफ़ी दे देंगे। रूहानी ने कप उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने कप को अपनी उंगलियों से पकड़कर ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाए, उसका दिल जरा सा तेज हो गया। कॉफ़ी देना है बस, बात करने थोड़ी ना जा रहे हैं, उसने खुद को समझाया। दादी और संगीता जी पूजा में लग गईं और रूहानी सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था, न जाने किस तरफ। उधर कमरे में सौर्य अपनी शर्ट के बटन बंद करते ठिठक गया। वो रूखेपन से कमरे में घूम रहा था, लेकिन अंदर बेचैनी कुछ और ही थी। क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रही? उसने माथा मसलते हुए खुद पर झुंझलाया। और मैं क्यों सोच रहा हूँ? तभी धीरे से ठक ठक की आवाज आई। सौर्य ने सिर उठाया। दरवाजा जरा सा खुला। रूहानी हाथ में कप का मग, चेहरा शांत पर आंखों में हल्की झिझक लिए खड़ी थी। आपकी कॉफी, उसने औपचारिक स्वर में कहा। सौर्य कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। कल रात की उसकी नजरों का असर, रूहानी की अचानक की दूरी, सब एकदम से सामने आ गई। रूहानी ने कप उसकी तरफ बढ़ाया, पर सौर्य ने लेते लेते पूछा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रूहानी का हाथ थम गया। उसने आंखें उठाई और धीमे पर सीधे, इग्नोर क्यों करेंगे? उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। आप अपने और हम अपने काम में व्यस्त हैं बस। यह सुनकर सौर्य ने गहरी सांस ली, जिसमें हल्की चुभन भी थी। ठीक है, उसने बस इतना कहा। रूहानी कब देकर पलटी, पर तभी सौर्य ने धीमी आवाज में कहा, वैसे कॉफी देने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद आ सकता था। रूहानी स्टेप्स रोककर बोली, आंटी ने कहा था इसलिए हम लेकर आए। सौर्य हल्का सा मुस्कराया, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ समझ गया, उसने धीरे से कहा। रूहानी बाहर चली गई, पर दिल दोनों का ही अजीब सा भारी रह गया। तीनों कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचते ही यूथ फेस्टिवल की हलचल में रूहानी का ध्यान तुरंत सुबह की अजीब मुलाकात से हट गया। वो तीनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ प्रिया, विवान और निशा भी आ जाते हैं। प्रिया बोली, यार आज की सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, सभी यूथ फेस्ट की तैयारी में लगे हैं। यह सुनकर आरव बोला, वाह, आज तो बच गए क्लास से। मेरे पास एक आइडिया है। अब जब आज हम सबकी एक भी क्लास नहीं है, तो क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? इसी बहाने रूहानी भी दिल्ली घूम लेगी। आरव की बात सुनकर विवान उसे चिढ़ाते हुए बोला, आरव तू सीधे सीधे बोलना कि तू रूहानी को दिल्ली घुमाना चाहता है। विवान की बात सुनकर आरव शर्माते हुए बोला, क्या यार तुम लोग भी, मैं तो बस आइडिया दे रहा था। तभी रिया बोली, आरव सही कह रहा है, हम सब चलो ना घूमने चलते हैं। तभी प्रिया बोली, तुम लोग जाओ गाइस, मैं नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। सबसे पहले आरव भी आगे आते हुए बोला, तुम क्यों नहीं चलोगी? तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। हम सब जा रहे हैं और तुम नहीं जाओगी तो कैसा लगेगा यार? आरव, मुझे कुछ जरूरी काम है, प्रिया बहाने करते हुए बोली, क्योंकि आरव और रूहानी का एक साथ होने से वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उन सबसे दूर रहना चाहती थी। तभी आरव बोला, तुम हमारे साथ चल रही हो बस, जो जरूरी काम है वो तुम बाद में कर लेना। आरव इतना कहकर अपनी कार लेने चला जाता है। वो सब जा ही रहे थे कि तभी आयशा, जो सौर्य को कहीं ले जा रही थी, उन सबको देख बोली, आरव, रिया, कहीं जा रहे हो तुम लोग? उसकी बात सुनकर रिया अपना मुंह बना लेती है। तभी आरव बोला, हाँ हमने सोचा आज कोई क्लास है नहीं, तो हम सभी फ्रेंड्स कहीं घूमने चलते हैं।
आरब की बात सुनकर सौर्य कुछ सोचते हुए आयशा से बोला, आयशा तुम्हें भी घूमने जाना था ना, तुम इन सब के साथ चली जाओ। वैसे भी मुझे यूथ फेस्ट की तैयारी करनी है। यह सुनकर आयशा सौर्य की बांह पकड़कर उससे चिपकते हुए बोली, बेबी तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा। तुम साथ चलोगे तभी जाऊंगी मैं, वरना मैं यहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूंगी। सौर्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसकी नज़र एक पल के लिए रूहानी पर जाकर ठहरी, जिसकी नजरें नीचे जमीन पर गड़ी थी। वो बोला, ठीक है मैं भी साथ चलूंगा। सौर्य की बात सुनकर आरब मजाकिया लहजे में बोला, सौर्य भाई हम घूमने जा रहे हैं, थोड़ा तो चिल करो। सौर्य उसकी ओर घूर कर देखता है। वो ये देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, चलो चलो सब बैठो कार में। आरब, रिया, रूहानी, प्रिया, निशा और विवान एक कार में बैठते हैं। आरब ड्राइवर सीट पर बैठा था। सौर्य और आयशा दोनों सौर्य की कार से आने वाले थे। वो लोग कार लेकर निकल पड़ते हैं। उनकी कार एक मॉल के पास रुकती है, क्योंकि ये लड़कियों का आइडिया था कि वो पहले ढेर सारी शॉपिंग करनी है। यूथ फेस्टिवल के नाम पर वो सभी मॉल के अंदर ढेर सारी शॉपिंग के लिए चल पड़ते हैं। दोनों कारें शहर के एक बड़े चमकदार मॉल के सामने रुकी। आरब, विवान, रिया, निशा और रूहानी एक साथ कार से बाहर निकले। उनका उत्साह मॉल के दरवाजों से भी ज्यादा तेज था। थोड़ी देर बाद सौर्य और आयशा भी अपनी कार से निकले। आयशा तुरंत सौर्य की बांह थामकर उससे चिपक गई, मानो वह दुनिया को दिखा रही हो कि सौर्य उसकी संपत्ति है। रूहानी ने जमीन पर गड़ी अपनी नजरें उठाई और एक पल के लिए सौर्य की ओर देखा, जिसने अभी भी वही सख्त, गंभीर, प्रोफेशनल चेहरा बना रखा था। रूहानी ने तुरंत नजरें हटा ली। आरब ने उत्साह से कहा, ओके गाइस, मिशन शॉपिंग शुरू। रिया और निशा को फेस्टिवल के लिए नए कपड़े चाहिए, और रूहानी तुम्हें दिल्ली का असली कल्चर मॉल में ही दिखेगा। रिया ने रूहानी का हाथ पकड़ा, चलो रूहानी, हम तुम्हें दिखाते हैं कि दिल्ली के फैशन में क्या है। प्रिया थोड़ी पीछे थी, शांत और उदास सी चल रही थी। आरब ने प्रिया को देखा, फिर विवान से कहा, प्रिया को क्या हुआ, आजकल इतनी सीरियस क्यों रहती है। विवान ने आंख मारी, हर कोई शांतिपुर एक्सप्रेस की तरह हमेशा मुस्कुराता नहीं रहता मेरे दोस्त। रिया, निशा, रूहानी फेस्टिवल के कपड़ों और डिजाइन को देखने में व्यस्त हो गए। आरब और विवान वीडियो गेम्स और फूड कोर्ट के बारे में बात करने में व्यस्त थे। प्रिया अरब को देखने में व्यस्त थी। आयशा सौर्य को जबरदस्ती एक महंगे लग्जरी बुटीक में खींच ले गई, जहां वह लगातार सौर्य से अपनी पसंद के बारे में पूछ रही थी। आयशा एक के बाद एक ड्रेसेस हाथ में उठाकर कहे जा रही थी, बेबी ये कैसा है, ये वाला कलर मुझे सूट करेगा ना। सौर्य बस हाँ ठीक है ले लो जैसे छोटे जवाब दे रहा था। उसकी आधी नजरें फोन पर और आधी अनजाने में बाहर हाईवे की तरफ जा रही थी, जहाँ थोड़ी दूर रूहानी बाकी लड़कियों के साथ कपड़े देख रही थी। लेकिन वो हर बार जैसे ही सौर्य की नज़र वहां जाती, रूहानी अपनी नजरें कहीं और घुमा लेती, जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे खुद को छुपा रही हो। आयशा ने सौर्य की शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, बेबी तुम सुन भी रहे हो मेरी बात। हाँ मैं सुन रहा हूँ, सौर्य ने आंखें झुकाकर कहा, पर उसके चेहरे के सख्तपन में हल्की थकान थी। ये वाला ट्राई करना, बहुत सूट करेगा। निशा ने एक सुंदर सा वन पीस उसकी ओर बढ़ाया। रूहानी ने मुस्कुरा दिया, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा। रिया बोली, अरे दिल्ली वाले बोल्ड होते हैं, सब चलता है यहाँ। रूहानी ने कपड़ा हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी। वो उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम की ओर चली जाती है। आयशा अभी भी कपड़े चुन रही थी। सौर्य बाहर आकर खड़ा हो गया। बुटीक के कांच के बाहर उसका चेहरा सख्त था, पर मन कहीं और। उसे रिया और निशा की हंसी सुनाई दे रही थी। चेंजिंग रूम का दरवाजा हल्के से खुला। पहले हाथ, फिर धीरे धीरे रूहानी बाहर आई। वन पीस उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ गया था। सादा, एलिगेंट, ना ज्यादा बोल्ड ना ज्यादा सिंपल, बस उसी जैसा। रिया और निशा एक साथ चिल्लाई, ओ एम जी, रूहानी यू लुक स्टनिंग। रूहानी शर्म से हल्की लाल पड़ गई और झट से बाल कान के पीछे कर लिए। सौर्य के कदम बिना सोचे समझे खुद ब खुद रुक गए। उसकी नजर रूहानी पर अटक गई। एक पल के लिए पूरा मॉल का शोर किसी ने म्यूट कर दिया हो, वो बस उसे देख रहा था। सौरभ अपने बुटीक के कांच के बाहर खड़ा था। उसका सख्त चेहरा एक अदृश्य दीवार जैसा था, पर अंदर का मौसम बदल रहा था। रिया और निशा का शोर उसकी आंखों के सामने शून्य हो गया था। और फिर रूहानी बाहर आई, वन पीस ड्रेस में। वह ना तो दिल्ली वाली बोल्ड थी और ना ही ज्यादा सिंपल। वह बस रूहानी थी, शांति और सुंदरता का सही मिश्रण।
ड्रेस उसकी सादगी और उसकी हल्की सी झिझक को और उभार रही थी। रिया और निशा की आवाज़ें एक साथ गूंजी, OMG, रूहानी, यू लुक स्टनिंग। रूहानी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने बाल कान के पीछे किए और नजरों को नीचे झुका लिया। सौर्य के कदम वहीं थम गए, जैसे किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। वह सांस लेना भूल गया। उसके मन में ना कोई कल की दूरी थी, ना आज का नजरअंदाज होना। बस वही एक पल था जहां रूहानी ने अनजाने में उसकी सारी बेचैनी को किनारे कर दिया था। सौर्य की आंखें उसका आकलन नहीं कर रही थीं, बेबस उसे देख रही थीं, एक ऐसी तीव्रता से जो उसने खुद में पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी बुटीक के अंदर से आयशा की कर्कश आवाज आई, बेबी, ये वाला देखो, ये मेरे लिए कैसा रहेगा। आवाज से सौर्य का ध्यान टूटा, जैसे किसी ने म्यूट की हुई दुनिया को अचानक वॉल्यूम 100 पर कर दिया हो। वह बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपनी नजर रूहानी से हटाई और बुटीक के अंदर मुड़ गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और उसका सख्त चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। क्या हुआ है मुझे? उसने खुद से पूछा। रूहानी ने हिम्मत करके उस बुटीक की तरफ देखा जहां सौर्य अभी अभी अंदर गया था। उसने पल भर के लिए सौर्य को खुद को घूरते हुए महसूस किया था, लेकिन जब वह पलट कर देखती तो सौर्य वहां से हट चुका होता। उसने सिर्फ सौर्य का अंदर जाना देखा और फिर आयशा को सौर्य की बांह पकड़े हुए। रूहानी ने गहरी धीमी सांस ली। तुम्हें कैसा लगा रूहानी? रिया ने पूछा। रूहानी ने अपनी सोच झटकी। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये जरूरत से ज्यादा महंगा होगा। दूसरा देखते हैं। वह तुरंत चेंजिंग रूम में वापस चली गई। बाहर आरव और विवान एक छोटे से कॉफी शॉप काउंटर पर बैठे थे। आरव बोला, यार, अब इन लड़कियों की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होगी। मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। विवान ने कॉफी का घूंट लिया। अरे रूहानी को देख, वो कपड़े वापस रख रही है। ये लड़की थोड़ी अजीब है यार, इतने अच्छे कपड़े और उसे महंगे लग रहे हैं। तभी निशा वहां आते हुए बोली, वो शांतिपुर से है ना, वो लोग थोड़े सादे होते हैं, पर मुझे लगता है वो बहुत जल्दी दिल्ली की हो जाएगी। प्रिया जो चुपचाप निशा के साथ खड़ी थी ने अचानक कहा, जरूरी नहीं कि सब यहाँ के कल्चर में ढल जाएं। उसके स्वर में हल्की उदासी थी, मानो वह रूहानी का बचाव कर रही हो या आरब को कुछ समझा रही हो। आरब ने प्रिया की तरफ मुड़कर देखा। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। इधर लग्जरी बुटीक में सौर्य ने आयशा के बिल का पेमेंट किया। चलो बेबी, आयशा लगभग कूदते हुए बोली। अब हमें भूख लगी है, फूड कोर्ट चलते हैं। सौर्य ने हाँ कहा और आयशा के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही वे बुटीक के बाहर निकले, सौर्य की नजरें सीधे उस जगह गईं जहाँ कुछ देर पहले रूहानी खड़ी थी। वह अब वहाँ नहीं थी। उसने आरब और विवान को कॉफी शॉप पर देखा। आयशा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, मुझे अरब से कुछ काम है। सौर्य ने आयशा की वहां से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आयशा का मुंह उतर गया। क्या काम है? मुझे क्यों नहीं बताते? ज्यादा सवाल मत करो, सौर्य ने सख्ती से कहा और बिना रुके कॉफी शॉप की तरफ बढ़ गया। सौर्य को आता देख आरब थोड़ा सीधा हो गया। सौर्य भाई, क्या हुआ? सौर्य ने सबकी तरफ देखा और फिर सिर्फ आरब से पूछा, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? विवान ने बीच में ही जवाब दिया, ओह, वो तो चेंजिंग रूम में फिर से कपड़े देखने गई हैं। रूहानी को वो वन पीस महंगा लग गया। सौर्य का सख्त चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, आपको क्या हुआ भाई? आरब ने पूछा। आप तो बड़े अपसेट लग रहे हो। सौर्य ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें यह बताने आया था कि मैं और आयशा फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तुम लोग भी वहीं आ जाना। वह इतना कहकर बिना किसी से आंख मिलाए वापस मुड़ गया। जैसे ही वह आयशा के पास पहुंचा, उसने देखा कि रूहानी, रिया और निशा चेंजिंग रूम के पास से बाहर आ रही थीं। रूहानी ने अब अपने पुराने कपड़े पहन रखे थे। सौर्य ने रूहानी को देखा। रूहानी ने भी सौर्य को देखा। इस बार रूहानी ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसने सपाट शांत नजरों से सौर्य की तरफ देखा। फिर वह थोड़ी सी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो ना तो गर्म थी और ना ही चिढ़ाने वाली, बल्कि एक शांत, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली मुस्कान थी। सौर्य का सीना एक बार फिर कस गया। आयशा ने सौर्य का हाथ जोर से पकड़ा और उसे फूड कोर्ट की तरफ खींच लिया। रूहानी बिना कुछ बोले रिया और निशा के साथ आरब और बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ गई। सौर्य और आयशा के फूड कोर्ट में पहुंचने के कुछ ही देर बाद आरब और बाकी दोस्त भी उनके साथ जुड़ गए। एक बड़ी सी टेबल घेर ली गई। टेबल पर तुरंत दो हिस्से बन गए। एक तरफ रिया, आरब, रिया, विवान, निशा और रूहानी बैठे थे, जो मस्ती मजाक और कॉलेज की बातों में व्यस्त थे। दूसरी तरफ सौर्य और आयशा बैठे थे, जहाँ एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसे आयशा अपनी लगातार बकबक से भरने की कोशिश कर रही थी।
आरब ने उत्साहित होकर पूछा। ओके, सबका ऑर्डर क्या है? आज पार्टी मेरी तरफ से, दिल्ली घुमाने की खुशी में। रिया ने चिल्लाकर बर्गर कहा। विवान ने पिज्जा और निशा ने फ्रेंच फ्राइज। आरब रूहानी की तरफ मुड़ा। और तुम रूहानी, तुम क्या लोगी? रूहानी ने धीरे से कहा। हम कुछ नहीं, हम बस एक पानी की बोतल ले लेंगे। आरब थोड़ा नाराज हुआ। ये क्या बात हुई? तुम इतनी दूर से दिल्ली आई हो और फूड कोर्ट में सिर्फ पानी? चलो एक काम करते हैं, तुम पनीर टिक्का रैप ट्राई करो, बहुत फेमस है यहाँ का। नहीं आरब, सच में हमें भूख नहीं है, रूहानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। तभी प्रिया, जो अभी भी शांत थी, रूहानी के कान में फुसफुसाई। ले लो रूहानी, आरब को बुरा लगेगा। रूहानी ने आरब की तरफ देखा, जिसने आंखों में मासूमियत लिए उसे देख रहा था। अच्छा ठीक है, रूहानी ने मुस्कुराकर कहा। आरब ऑर्डर देने चला गया। विमान और रिया मिलकर एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे और हंस रहे थे। इधर सौर्य चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था, जबकि आयशा उसके कान में अपने नए कपड़े और फेस्टिवल की प्लानिंग के बारे में बताई जा रही थी। सौर्य बस हाँ और ठीक है कह रहा था। सौर्य की आधी नजरें बार बार रूहानी पर जा रही थी। रूहानी निशा से कुछ बात कर रही थी और उसके चेहरे पर अब एक सहज मुस्कान थी। सौर्य को याद आया कि सुबह किचन में वह कितनी शांत और अनदेखा करने वाली थी, और अब यहाँ दोस्तों के बीच कितनी खुली और जीवंत थी। सौर्य ने अचानक आयशा को टोकते हुए कहा, आयशा मुझे जरा वो सॉल्ट शेकर देना। आयशा ने जल्दी से शेकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन शेकर सौर्य के हाथ से फिसल गया और लुढ़क कर जमीन पर रूहानी की कुर्सी के पास पहुंच गया। ओह सॉरी, सौर्य ने कहा और उठाने के लिए हल्का सा झुका। इससे पहले कि सौर्य शेकर उठाता, रूहानी ने भी नीचे देखा और शेकर उठाने के लिए झुकी। उनके हाथ लगभग एक साथ शेकर पर पहुंचे। एक सेकंड के लिए उनकी उंगलियां छू गईं। रूहानी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, लेकिन शेखर पहले ही उठा लिया गया था। सौर्य ने रूहानी की तरफ देखा। रूहानी की आंखें एक बार फिर उसके चेहरे पर टिकी थीं, लेकिन इस बार टकराव नहीं था, बस एक पल की अजीब सी झिझक थी। रूहानी ने शेखर सौर्य को बिना कुछ बोले वापस दे दिया। सौर्य भी कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ रूहानी को वापस अपनी जगह पर बैठते हुए देखा और धीरे से कहा, थैंक्स। तभी आरब वापस आया। ट्रे पर ढेर सारा खाना था। उसने रूहानी के सामने रैप रखा। यह लो तुम्हारा रैप, खाओ और बताओ कैसा लगा दिल्ली का स्वाद। रूहानी ने खाने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और धीरे से चखा। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई। बहुत स्वादिष्ट है, उसने ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। आरब को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। देखा, मैंने कहा था ना। सौरभ ने दूर से रूहानी को आरब के साथ मुस्कुराते हुए देखा। रूहानी और आरब हंस हंस कर बात कर रहे थे। रूहानी को आरब से इस तरह बात करते देख उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। बेबी, तुम कहाँ खोए हुए हो? आयशा ने सौर्य का ध्यान खींचने की कोशिश की। कहीं नहीं, सौर्य ने तुरंत आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। तभी विवान ने जोर से कहा, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम तो बनती है। रिया, निशा और आरब सब सहमत थे। आरब ने पूछा, रूहानी कौन सी आइसक्रीम लोगी? वनीला, चॉकलेट? रूहानी ने झिझकते हुए कहा, आप सबको जो ठीक लगे। यह सुनकर आरब ने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा फेवरेट वनीला फ्लेवर ट्राई करना। सौर ने यह सुना। तभी आरब ने सौर्य की ओर देखकर बोला, भाई आप कौन सा फ्लेवर खाओगे? सौर उसकी बात सुनकर सख्त आवाज में बोला, मुझे मीठा पसंद नहीं है। इतना कहकर वो उठते हुए बोला, मुझे यूथ फेस्ट की फाइनल अरेंजमेंट करनी है, मैं चलता हूँ। उसकी बात सुनकर आयशा बोली, बेबी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना। रूहानी एक नज़र सौर्य की ओर देखती है और मन में कहती है, जिनकी जुबान करेली की तरह कड़वी हो, उन्हें मीठा कैसे पसंद होगा। हमने अपने दोस्तों के लिए मीठे का ऑर्डर दिया, लेकिन उसका ध्यान अब भी प्रिया पर था, जो खामोशी से अपना बर्गर खा रही थी। आरब ने आइसक्रीम का कप प्रिया की तरफ बढ़ाया। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने आंखें ऊपर उठाई। हाँ आरब, क्यों पूछ रहे हो? तुम आज बहुत शांत हो, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? आरब ने चिंता से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। प्रिया जल्दी से उठकर बोली, मुझे बाथरूम जाना है, तुम लोग आइसक्रीम खाओ। और वह तेजी से चली गई। विवान ने आरब को कोनी मारी। देख, मैंने कहा था ना, ये आजकल सीरियस चल रही है। आरब ने गहरी सांस ली। कुछ तो बात है। फूड कोर्ट के बाहर सौर्य और आयशा मॉल के मेन एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। तो हम अब सीधे घर जा रहे हैं बेबी? आयशा ने पूछा। हाँ, मुझे यूथ फेस्ट के इवेंट को फाइनल करना है, सौर ने कहा।
मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर रहा हूँ, तुम घर चली जाना। आयशा उसकी बात सुनकर अपना मुंह बनाकर बोली, इट्स ओके बेबी, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सौर्य चैन की सांस लेता है। तभी वो देखता है कि आरव और उसके दोस्त बाहर आ रहे हैं। वो कुछ सोचता है। तभी आरव सौर्य को वहां देखकर बोला, भाई आप गए नहीं, और ऐसा कहाँ है? उसकी बात सुनकर सौर्य बोला, उसके घर से फोन था इसलिए वो चली गई। उसने एक नजर रूहानी की तरफ देखा और उन सबसे बोला, तुम लोग सब घर जाओ और रूहानी तुम मेरे साथ चलो। सौर्य की बात सुनकर रूहानी और बाकी सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता पाकर सौर्य आगे बोला, वो रूहानी को उसके लोगो डिजाइन के बारे में हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं उसे किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। रिया ये सुनकर बोली, ठीक है भाई, आप रूहानी के साथ घर आ जाना, हम सब चलते हैं। चलो रूहानी। सौर्य उसकी ओर देखकर बोला। रूहानी सौर्य के पीछे जाती है। वो दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। रूहानी सौर्य की ओर देखकर हिचकिचाते हुए बोली, आप हमें किससे मिलवाने ले जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर सौर्य सपाट लहजे में बोला, किसी से नहीं। क्या? उसकी बात सुनकर रूहानी चौंक गई। तो फिर आपने सबसे झूठ क्यों कहा? और आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? सौर्य कुछ नहीं बोलता है। यह देखकर रूहानी को अब गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ, गाड़ी रोकिए। सौर्य अब भी कुछ नहीं बोलता है। यह देखकर रूहानी बोली, प्रॉब्लम क्या है आपकी? कुछ पूछो तो सीधे जवाब नहीं देते। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें, बताइए। तभी सौर्य अचानक गाड़ी रोक देता है। रूहानी उसकी ओर हैरानी से देखती है। सौर्य के चेहरे पर सख्ती थी। वो रूहानी की ओर देखकर उसके दोनों बाजुओं को जोर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। सौर्य के करीब आकर रूहानी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रूहानी की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई थीं। सौर्य का चेहरा उसके इतना करीब था कि रूहानी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। सौर्य की आंखें, जो आमतौर पर कठोर और भावहीन रहती थीं, अब एक ऐसी तीव्रता लिए हुए थीं जिसे रूहानी पहचान नहीं पा रही थी। रूहानी ने हिम्मत जुटाकर अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए हमें, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। सौर्य की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी जो रूहानी को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। दूर रहो मेरे भाई से। सौर्य की आवाज़ भारी और सख्त थी। रूहानी असमंजस सी उसकी ओर देखने लगती है। तभी सौर्य आगे बोला, रूहानी क्या मतलब? सौर्य अभी उसकी तरफ झुका हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। मैंने देखा है कि तुम कैसे आरव से बात करती हो, उसकी बातों पर मुस्कुराती हो, तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। रूहानी को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप गलत समझ रहे हैं, रूहानी ने रूखे स्वर में कहा। आरव हमारा दोस्त है, हम उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मानते हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, सौरभ ने जहरीले अंदाज में कहा। तुम वही हो जो हर अमीर लड़की को देखकर अपना फायदा देखती हो। तुम आरब को पसंद नहीं करती। तुम सिर्फ उसके नाम और पैसों के लिए उससे दोस्ती कर रही हो। रूहानी का दिल टूट गया। उसने सौर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरी चोट थी। बस बहुत हो गया। रूहानी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। हमें आपके भाई के करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही आपके पैसे या नाम से। हम जा रहे हैं। जैसे उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, सौर्य ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। नहीं, उसने सख्ती से कहा, जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। ये क्या बदतमीजी है? जाने दीजिए हमें। हमें आपकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, सुननी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? तुमने पहले मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, और जब मैं नहीं फंसा तो तुम्हारी नज़र अब आरब पर है। सौर्य बोला। सौर्य की यह बात सुनकर रूहानी का गुस्सा और अपमान चरम पर पहुंच गया। वह इस बेबुनियाद आरोप से पूरी तरह हिल गई थी। उसने सौर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब अपमान की आग थी। आप में जरा भी तमीज नहीं है, रूहानी ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। आप इतनी घटिया सोच रखते हैं? कौन सा जाल? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? सौर्य ने एक कठोर हंसी हंसी। अरे वाह, कितनी मासूमियत से इनकार कर रही हो। कॉलेज के फेस्ट में जानबूझकर मेरे आसपास मंडराना, छोटी छोटी बातों के बहाने मेरे पास आना। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी चालें नहीं समझूंगा? रूहानी ने अपना सिर हिलाया। निराशा और अपमान से उसका गला रुंध गया था। यह हमारी गलती थी कि हमने आपको एक अच्छा इंसान समझा।
हम आपसे कभी बात करने आए ही नहीं। हमने सिर्फ सिर्फ अपने काम से मतलब रखा। काम या मेरी अटेंशन? सौर ने कटाक्ष किया। और जब तुम्हारा काम यहाँ नहीं बना तो तुम तुरंत मेरे सीधे साधे भाई की तरफ मुड़ गई, है ना? आरव, जो आसानी से हर किसी पर भरोसा कर लेता है। रूहानी ने इस बार अपने आंसुओं को बहने दिया। उसे लगा जैसे उसका आत्मसम्मान जमीन पर कुचल दिया गया है। आरव बहुत अच्छे इंसान है, रूहानी ने टूटी आवाज में कहा। लेकिन हम ना तो उसे और ना ही आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतने घमंडी हैं कि आपको लगता है कि हर लड़की सिर्फ आपके पैसों या आपके भाई के नाम के लिए आपके पीछे भागेगी। वह थोड़ी आगे झुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में जबरदस्त दृढ़ता आ गई थी। हम आपको आखिरी बार कह रहे हैं, रूहानी ने सिसकते हुए कहा। दरवाजा खोलिए। सौर उसके आंसुओं से वो बेचैन हो उठा। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। सौर्य तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे घर की ओर मोड़ देता है। रूहानी खिड़की के बाहर देखते हुए लगातार अपने आंसू पोंछे जा रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।